जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे घूमता आईना से हमारे अनुपम मिश्रा जी का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर, सिंपल मेरा एक क्वेश्चन है। भारत में अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो 4 बड़े रेप केस के मामले आए हैं। अब देखिए, रेप इज रेप, वो बड़ा और छोटा नहीं होता। मैं बड़ा इस मायने में कह रहा हूं कि उसने मीडिया हाइलाइट्स को बटोरा, लेकिन क्या सिर्फ वो 4 थे? तो आंसर है नहीं। अगर हम देखें तो जो सबसे पहले अयोध्या वाला मामला आया, जिसके अंदर मोईद खान ने 12 साल की लड़की के साथ 3 बंदों ने रेप किया, 2.5 महीने तक लगातार उसका सामूहिक शोषण करते रहे, बलात्कार करते रहे। जब वो 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, तब जाके मामला खुला। उसके बाद भी एक पर्टिकुलर पार्टी यानी समाजवादी पार्टी उस लड़की के परिवार पर दबाव डाल रही है कि आपको कैसे भी करके ये केस नहीं बनाना, वापस लेना है। उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई ट्वीट नहीं है, कोई पक्ष में नहीं है, यहां तक कि डीएनए टेस्ट की डिमांड कर ली। उसके बाद दूसरा कन्नौज वाला मामला आता है, जिसमें एक बहुत ज्यादा करीबी समाजवादी पार्टी के बहुत ज्यादा करीबी, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो नवाब सिंह नाम था शायद उनका, वो बंदा उसके एक नाबालिग के साथ उसका भी कोई अफेयर या रेप के चक्कर के अंदर फंस गया। और उसमें भी अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हैं रात को गई क्या करनी थी। वेरी गुड। संदेश खली बंगाल के अंदर शाहजहां शेख औरतों को कहता है, लेडीज को कहता है शादी से पहले कि तुम्हारी बीवी पर तुमसे पहला हक मेरा है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे डील करूंगा। और ममता बनर्जी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि उसको बचाने के लिए पूरा का पूरा अपना अमला खड़ा कर देती हैं। यहां जिस तरीके से के आरसी मेडिकल कॉलेज के अंदर आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो है, उसके अंदर रेप हुआ डॉक्टर का, ब्रुटैलिटी में उसको भी पूरी ताकत के साथ बचाने की कोशिश की गई। बंगाल के जो आईजी हैं, अगर हम देखें तो वो तो इस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जी उन्होंने तो एफआईआर ना लिखवाने का दबाव डाला, केस कुछ और कर दिया। यहाँ तक कि जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसको अगर उठाकर उसने भी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने की कोशिश करी। संदेश खली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक खास बात यह है कि दोनों में एक कॉमन चीज ये है कि दोनों मामलों में सरकार की पहल पर, रेप के अगेंस्ट सरकार की पहल पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि सरकार ने पूरी कोशिश करी इस मामले को दबाने की। और विपक्ष जो था, उस विपक्ष को यह मुद्दा कहां से पता लगता है कि जब संदेश खली के अंदर सीआरपीएफ की टीम पहुंचती है और पुलिस के सामने वहां की औरतें कहती हैं कि हमारा रेप हो रहा है, तब जाके बीजेपी उस मुद्दे को खड़ा करती है। उसी तरीके से कोलकाता वाला मामला भी दबा दिया गया होता अगर एक डॉक्टर साहब जो हैं वो उसका एक वीडियो बनाकर अपलोड ना करते। अब सर, सवाल यही है कि 4 केसेस में यहां अगर देखें तो इसमें अगर राहुल गांधी को देखें तो 8 तारीख का जो मामला है उसमें 14 तारीख को एक ट्वीट होता है जिसमें जानबूझकर उन्नाव कठुआ का तो नाम आता है, हाथरस का नाम आता है, लेकिन कन्नौज और अयोध्या का नाम नहीं आता। यानी जिस पर बीजेपी पे और उंगलियां उठ रही थी वो केस तो दिखाई दिया, बाकी केस दिखाई नहीं दिया। इसमें मीडिया भी कटघरे में है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा एक नाम, मैं उसको थोड़ा सा अपोज करता हूं, ध्रुव राठी। सर, वो जैसा कि सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है कि वो बंदा एक ट्वीट करता है कोलकाता रेप केस को क्रिटिसाइज करने के लिए, और 5 मिनट के अंदर अंदर वो ट्वीट जो है वो डिलीट हो जाता है। जस्ट 5 मिनट में वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। अब सर, उसके बाद बहुत सारे केसेस और आ रहे हैं, चाहे देहरादून उत्तराखंड के अंदर 2 केस आ जाए, चलती बस के अंदर केस आ जाए, वो केसेस के अंदर वो वाली मीडिया हाईलाइट नहीं मिल रही तो वो दब गए। अब समस्या ये है कि अपोजिशन ये डिसाइड करता है कि रेप हुआ है या नहीं, कोर्ट कहती नहीं। उसमें एक एग्जांपल अभी कोलकाता हाई कोर्ट का भी दिखाई दिया, जिसमें कामधुनी का एक केस हुआ था। कामधुनी केस के अंदर वकील साहब ने जिस दलील पर सीबीआई को केस सुपुर्द करवाया, उसमें एक बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त कही कि कामधुनी रेप के केस के मामले में भी सीआईडी के जो आईजी थे वो यही थे जो गोयल साहब है, अरुण गोयल है, क्या नाम है उनका। अब ये जो गोयल हैं यही उस टाइम पर थे, और किस तरीके से पूरे के पूरे मामले को खत्म किया गया, पूरे एविडेंसेस को मिटाया गया,
इस चीज को समझना पड़ेगा। और उस मामले में ममता बनर्जी सरकार भी फंसती हुई नजर आती है। तो वो ये कहती है एक हफ्ते का टाइम दे दो, चलो एक दिन का टाइम दे दो ताकि एविडेंसेस को खत्म किया जाए। जब कोर्ट नहीं मानती और सीबीआई को पकड़ा देती है तो हमला करवा देती है। और अपोजिशन चुप है। वो अपोजिशन जो संविधान खतरे में है का नारा लगा रहा है होता है, वो अपोजिशन चुप बैठा हुआ कहता नहीं इसमें कोई बात नहीं, होता है तो होता है, क्या करें। सर ये आपको नहीं लगता कि ये रेप की पॉलिटिक्स होती है या रेप पर पॉलिटिक्स होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि किसी को न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सिर्फ रेप एक मुद्दा है पॉलिटिक्स करने का। किसमें कंफर्टेबल है वहां राजनीति करेंगे, जिसमें कंफर्टेबल नहीं है उस मामले को दबा देंगे, इनफैक्ट केस ही गायब कर देंगे। रेप से कोई मतलब नहीं है जी। मोहन जी, मुद्दा आपने एकदम सही उठाया है। बस थोड़ा सा मैं आपसे फर्क इसमें ये डालना चाहता हूँ कि बात सिर्फ रेप की नहीं है। चलिए मैं आज आपको सारे मुद्दे एक एक करके बताता हूँ। यहाँ तो साहब पॉलिटिक्स कैसे होती है आप देखें। एक लड़की, पहले आपने देखा था कि रियो ओलंपिक्स में विनेश फोगट डिस्क्वालीफाई हो गई थी क्वालिफाइंग राउंड में ही। फिर इस बार फिर डिस्क्वालीफाई हो गई। वो सिर्फ अपनी प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। उनको नेशनल में एक 18 साल की लड़की ने 16 सेकंड में पटक दिया और कहा कि 10-0 से हार दिया। पर उनका आप स्वागत समारोह देख लें। और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा मेडल पाए हैं, मनु बाकर मेडल पाई है, सरबजोत सिंह मेडल पाए हैं, और स्वप्निल मेडल पाए पाया है। हैं, अमन सहरावत मेडल पाए हैं, हॉकी टीम मेडल पाई है। आपने पता भी चला कि ये इंडिया कब आए? पता भी चला? इनका कोई स्वागत समारोह देखा क्या आपने? और वो बंदी जो ब्लैकमेल करके ओलंपिक चली गई, वो जो 3 ओलंपिक लगातार, पहली बात 3-3 4-4 ओलंपिक दुनिया में नहीं खिलाए जाते साहब, बिल्कुल नहीं खिलाए जाते। आप 30 साल की हो रही है, 18-18 19-19 साल के बच्चों का आप चांस मार रही हैं। तो आपने प्रदर्शन करके जमीन पे लेट के गाली, आप देखे, मैंने उसी समय कहा था कि अगर यौन यौन प्रताड़ना की अगर कोई लड़की शिकार होती है, जैसे कि इन्होंने कहा कि साहब मेरा यौन शोषण किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने, उनको ये कहने का हक था कि ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा करो, हो गया। जांच करो, हो गई। पुलिस ने उनको, ब्रजभूषण को क्लीन चिट नहीं दिया, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दिया कोर्ट में। भाजपा सरकार में भाजपा सांसद के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई, चलो हो गई। पर उनकी दूसरी मांग क्या थी कि हमको बिना नेशनल खिलाए ओलंपिक भेज दो। अब आप मुझे ये बताएं कि यौन शोषण की प्रताड़ना पाए हुए, सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार पाई लड़की ये क्यों कहेगी कि साहब मुझे नेशनल नहीं खेलना, ओलंपिक भेज दो? ये कौन सी आपकी रिलीफ हुई साहब, बताएं मुझे आप। सर माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। जो वो नेशनल खेल नहीं खेलूंगी ओलंपिक्स भेज दो, ये पहली डिमांड थी। उसको मनवाने के लिए दूसरी डिमांड को पहली डिमांड बना के पेश किया गया। सोचिए, अब आप सोचें, मतलब कमाल की बात है साहब। आप, और अच्छा क्यों नहीं खेलूंगी? क्योंकि जब वो नेशनल खेली तो समझ में भी आ गया, 20 साल की 19 साल की लड़की ने उनको 16 सेकंड में उठा के पटक दिया और 10-0 से हरा दिया। सारा खेल इसका था। आज जब वो आती हैं तो उनको आपने देखा स्वागत समारोह में दीपेंद्र हुड्डा, वो बजरंग पुनिया कौन है? ये डोपिंग के मामले में इनके ऊपर बैन चल रहा है, ये कुश्ती नहीं लड़ सकते। डोपिंग के मामले में 31 दिसंबर 2024 तक प्रतिबंधित हैं। नशीले पदार्थ लेने के मामले में प्रतिबंधित हैं। ये उनको स्वागत के लिए पहुंच गए जीजा जी, दीपेंद्र हुड्डा पहुंच गए। तो साहब वो मामला सब कुछ था, यौन प्रताड़ना के अलावा सब कुछ था कि साहब कुश्ती संघ पे हम कब्जा किसका होगा, उत्तर प्रदेश का होगा कि हरियाणा का होगा, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। किस तरह इन्होंने यहां ब्लैकमेल करके तमाम नियम तोड़ के इन्होंने अपनी ओलंपिक में एंट्री कराई। किस तरह बजरंग पुनिया ने कह दिया कि मैं एंटी डोपिंग टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल नहीं दूंगा, ब्लॉक कर दिए गए। गुंडागर्दी की हद है साहब, ब्लैकमेल की हद है। और क्या? क्योंकि हम जाके सड़क पे लेट सकते हैं, हम सड़क पे लेट सकते हैं, हमारे पीछे पूरा विपक्ष खड़ा हो जाएगा, और वो बंदी लौटती है तो ऐसे स्वागत हो रहा है जैसे 10 मेडल लेके आई है। और वो बंदे जो वास्तव में मेडल लेके, मनु बाकर और सब तमाम, नीरज चोपड़ा जो मेडल लेके आ रहे हैं, वो साहब कब आए और कब अपने घर चले गए पता भी नहीं चला। देख लें। तो साहब बात सिर्फ रेप की नहीं है। और आगे देखें आप, एक दलित व्यक्ति की प्रताड़ना अगर होती है तो उसमें 2-3 मोटे मोटे चीज देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश में हुई कि कहीं और हुई,
प्रताड़ना करने वाला कौन है, सवर्ण होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो प्रताड़ना करने वाला ओबीसी होगा तो उसे दबा देंगे, और अगर कहीं वो मुस्लिम निकला तो उसका नाम ही नहीं लेंगे। अब जो आपने भदरसा मामले के अयोध्या कांड की बात की, लड़की बेचारी अति पिछड़े दलित दलित नहीं है पर अति पिछड़े समाज से आती है, और वो जिस केवट समाज से आती है वो दलित का भी उनको दर्जा है कहीं कहीं। तो लेकिन करने वाला चूंकि मोहित खान था, तो आपने उसके खिलाफ बाकी चीजें तो जाने दें, आपने तो उसके खिलाफ उसको अभी तक मतलब अभी भी समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है वो बदरसन, मतलब आपने उसको पद तक से नहीं हटाया, आप पार्टी से क्या निकालेंगे? उल्टे आपने शुरू कर दिया कि साहब डीएनए करा लो, अभी तो जांच भी नहीं हुई, डीएनए करा लो। मायावती ने इनसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और 5 साल में कितने रेप केसेस में उन्होंने डीएनए कराए, जरा बता दो। केवल मोहित खान के उनको डीएनए समझ में आ गया। तो नवाब खान, अभी आपने देखा ये नवाब सिंह यादव का देखा, तो और भी तमाम केस। तो पहले तो हैरेसमेंट भी अगर है मामूली सा अगर हैरेसमेंट भी है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, देखा जाता है कि जो जो क्रिमिनल है वो मुस्लिम ना हो, दलित ना हो, ओबीसी ना हो, सवर्ण हो, कोशिश किया जाए कि वो साहब भाजपा शासित प्रदेश में हो, तो साहब पूरा विपक्ष यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके अल जजीरा से लेके बीबीसी से लेके वॉशिंगटन पोस्ट तक से वहां पहुंच जाएंगे। और अगर वो कहीं और होता है, आप हरमोहन जी इस बात पे आपको आश्चर्य है कि राहुल गांधी कलकत्ता का नाम लिया। अरे भैया, बांग्लादेश सरकार अपने मुंह से कह रही है कि मैं हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाई, माफी कर दो, और राहुल गांधी ने आज तक बांग्लादेश का नाम नहीं लिया। मतलब विदेशी सरकार जहां मारे जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमसे गलती हो गई, हम हिंदुओं को ठीक से नहीं बचा पा रहे हैं, और हमें यहाँ शशि थरूर बता रहे हैं कि नहीं वहां तो मुसलमान लोग ही बचा रहे हैं। राहुल गांधी तो खैर उसका लोड ही नहीं लेते, तो बात ही नहीं करते उस बारे में, उनका कोई लेना ही देना नहीं है। तो उन्होंने बांग्लादेश से कोई संबंध नहीं रखा, हो रहा होगा कुछ हो रहा होगा। अखिलेश यादव को सुन लीजिए आप, उनकी बातें सुन लीजिए आप, पूरे और तो और ममता बनर्जी को देख लीजिए जो बांग्लादेश एकदम नेक्स्ट डोर बैठी है बंगाल में, उन्होंने तक एक लफ्ज। और मजेदार बात क्या है मोहन जी, वृंदा करात बोल रही है इस मामले में। वृंदा करात कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी थी, 99 साल हो गए साहब इनके। बाद में जाके ज्योति बसु वगैरह जो यंग टर्क्स थे सीपीआई से, उन्होंने निकाल के सीपीएम निकाल दिया। 99 साल में पहली बार उन्होंने कहा हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आज तक उन्होंने कहा ही नहीं। क्यों? उनको भी समझ में आ गया कि साहब वो मुस्लिम वोट तो ममता ले गई, केरल में कांग्रेस ले जा रही, त्रिपुरा में भी ले जा रही, त्रिपुरा में तो आप जो बचा कुचा हिंदू वोट वही देख। ममता बनर्जी को आप सोचें, उन्होंने आज तक एक शब्द बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं कहा, वो धरने पे आती हैं। तो साहब अस्पताल आता है स्वास्थ्य मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्री आप, लॉ एंड ऑर्डर आता है गृह मंत्रालय में, गृह मंत्री आप, और फिर मुख्यमंत्री भी आप। तो धरना ये क्या हरिमोहन जी खिलाफ दे रही हैं? मतलब आप मुझे बताएं, एकदम तमाशा बना दिया है आपने, है? और उसके साथ भी पता नहीं एक से। रही बात इस हॉस्पिटल की, मैंने आपको अभी एक स्क्रीनशॉट भेजा है व्हाट्सएप पे, अगर हो सके तो दिखाएं हरिमोहन जी, आपको अभी मैंने भेजा है। इस हॉस्पिटल का हाल आज से 23 साल पहले क्या था। 2001 में वामपंथियों की सरकार में इस हॉस्पिटल का हाल ये था कि यहाँ पोर्नोग्राफी का रैकेट चलता था। एक स्टूडेंट ने आवाज उठाई, मेडिकल स्टूडेंट ने, उसकी हत्या कर दी गई। प्लीज दिखाएं अपने दर्शकों को, आप बताएं, एक स्टूडेंट ने आवाज उठाई और आपने देखिए 2001 का केस, ये वही पीजी कार मेडिकल कॉलेज, आरजी कार मेडिकल कॉलेज, वही 2001, 23 साल पहले ये आपका हाल। आपने इसको दबा दिया, आपने संदेश खाली दबा दिया। अरे भैया, पिछले एक मृतक डॉक्टर के लिए धरना हो रहा है, धरने में एक लड़की बैठती, वो घर जाने लगती तो उसकी भी बलात्कार करके हत्या कर देते हैं। अभी संडे को, अभी 4 दिन पहले उसका भी केस आ गया। एक लड़की की और लाश निकलती, बोरे में गला कटा हुआ, तब से 3-4 लाशें हो चुकी वहां पे। पर साहब किसी से कोई मतलब नहीं, वो ममता और ज्यादा करो तो कह देते हैं कि साहब ममता जी इकलौती महिला मुख्यमंत्री। महिला मुख्यमंत्री को अपने राज्य में महिलाओं से बलात्कार कराने और हत्या कराने का लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है आपको।
देखे देखे मेरी बात सुने, जमीन का कब्जा हो, प्रताड़ना हो, मारपीट हो, रेप हो, मर्डर हो, ये सब चीजें देखी जाती हैं। और इसीलिए मैंने विनेश फोगट का नाम लिया। यहां तक कि ओलंपिक्स में भी कौन जीता और कौन हारा, तो कौन असली विजेता। आप सोचे, जो लड़की 2 बार बेईमानी में पकड़ी गई उसको आप भारत रत्न दे रहे हो, और जो इंडियन हॉकी टीम से लेके बाकी 5 लोग जो मेडल लेके आ रहे हैं उनका कोई नाम लेवा नहीं। एकदम ऐसा तमाशा तो मैंने साहब भारत का दुनिया में कहीं नहीं देखा। और देखें, थोड़ा सा अगर आपको ये ना लगे, आप देखें एक मामला आपको मिल जाता है कि एक मुस्लिम को 4 लड़के पकड़ के जय श्री राम कहलवा रहे, वो वीडियो वायरल हो जाएगा। हिंदुओं की हर शोभा यात्रा पे हमला होगा, उसका कोई मतलब नहीं। हर शोभा यात्रा पे वो कोई शोभा यात्रा निकल ही नहीं सकते। कब्जा कौन कर रहा है जमीन पे? आप कब्जा कर ले हैं, आपको जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। 50,000 मुसलमानों ने जाके हल्द्वानी की रेलवे ट्रैक पे कब्जा कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि साहब इनको पक्का घर बना के दीजिए, तब इनसे कब्जा हटाइए। अगर अनुपम मिश्रा, हरिमोहन जी जाके एक प्लॉट पे कब्जा कर ले, हमको उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन वो 50,000 हैं, मुस्लिम हैं, तो साहब उनको पहले घर दी। ये दुनिया का कौन सा इंसाफ है हरिमोहन जी कि सरकारी जमीन कब्जा खाली कराने से पहले आप उनको घर बना के दीजिए। और फाइनली आज बताया आप मुझे साहब, ये जो कलकत्ता केस है, इसको हाईकोर्ट सुन रहा था। चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट के सुन रहे थे। पूरा सीबीआई इंक्वायरी का आदेश किया और सीबीआई से अंतरिम रिपोर्ट यानी इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने तलब की। मुकदमा भी चल रहा है वहां पे। और आप आज सीजीआई साहब और चीफ जस्टिस और मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान, सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हैं और सुनाई। तो बस अब सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है तो हाई कोर्ट सुन नहीं सकता। तो साहब हाई कोर्ट सब क्यों बना रखे हैं? बंद कर देना साहब आप। अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक मुकदमे को सुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको छीन लेता है, सुप्रीम कोर्ट आदमी कब जाता है? जब हाई कोर्ट फैसला सुनाता है, उसके खिलाफ अपील में जाता है। पर यहां तो कोई गए ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही अगर इस मामले को सीधे ले लेता है तो क्या माने, सुप्रीम कोर्ट को अपने हाई कोर्ट में भरोसा नहीं? वहां तो सुनवाई चल रही साहब, चीफ जस्टिस सुन रहा है। तो साहब किस तरफ देखें, किधर उम्मीद करें, किधर से आशा करें? 10 साल हो गया ममता बनर्जी का ये जो शासन का ये जो नंगा नाच हो रहा है। रोज कह रहे साहब लोग कहते 356 लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। अरे मैं कहता हूं मतलब भाई 125 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 100 से ज्यादा बार कांग्रेस ने लगाया, 80 बार इंदिरा गांधी ने लगाया। राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है मैं बताता हूं। बाबरी ढांचा गिरता है उत्तर प्रदेश में और सरकार भाजपा की बर्खास्त होती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिनका इससे को लेना ही देना नहीं, या गुजरात कहां थी, सब जगह आपने बर्खास्त कर दी। तो ये इस तरह, और आप एक सरकार पे नहीं लगा पा रहे राष्ट्रपति, मत लगाइए साहब, मत इस्तेमाल कीजिए आर्टिकल 356 का, एक 355 का इस्तेमाल कर लीजिए। 355 ये कहता है कि साहब आपको राज्य सरकार बर्खास्त करने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार अपनी तरह चलती रहेगी। उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र अपने हाथ में ले लेगा। उतना ही ले लो भाई, उतना ही ले लो। मणिपुर इतना तमाशा, और आपने तो मणिपुर तक में आज, मणिपुर तो चलो हम विपक्ष की सरकार नहीं थी, वहां पे भी आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाए, गवर्नर रूल नहीं लगा पाए। बल्कि आपने मणिपुर में आज तक एक फुल टाइम गवर्नर नहीं अपॉइंट किया। वो जो लक्ष्मण साहब हैं वो तो असम के हैं, वो तो एडिशनल चार्ज देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो सरकार आ गई है वहां पे जो जमाते इस्लामी, खालिदा जिया का लड़का तारिक रहमान जो कि एक्टिंग चेयरमैन है साहब, आपको याद होगा कांग्रेस रिजीम में पकड़े गए थे, इनके ट्रक पकड़े गए तो उल्फा के लिए हथियार लेके आ रहे थे आसाम में। तो जिस दिन बांग्लादेश में हुआ था मैंने कहा था साहब नॉर्थ ईस्ट में तो अब आग लगने वाली है। तो साहब वहां पे भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बस एक चारों तरफ देखते हैं तो फिर अफसोस सा होने लगता है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, गांधी जी की मूर्ति रखते हैं उनके। आप देखिए ये हमारी जो मानसिकता है ना हरिमोहन जी, ये मोहनदास करमचंद गांधी की भी मानसिकता है कि हिंदुओं अगर तुम्हारा मर्डर रेप हो रहा हो तो सब करवा लो, उससे मुसलमानों का हृदय बदल जाएगा। यहूदियों को कहा था उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि सारे यहूदियों को खुशी खुशी जान दे देनी चाहिए, हिटलर का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। चर्चिल को चिट्ठी लिखी थी कि सारे जितने ब्रिटिश हैं
आदमी, औरत, बच्चे सब अपने आप को कुर्बान कर दें, जान दे दें, इससे जर्मनी का दिल बदल जाएगा। तो साहब चर्चिल को तो ना सुनना था, ना सुना, ना हिटलर ने सुना, लेकिन हमको ऐसा घोल के पिला दिया गया साहब, ऐसा घोल के पिला दिया गया कि हम आज भी एक गाल पे थप्पड़ मार खाते ही दूसरा गाल आगे कर देते हैं। अरमान जी। सर, जो चीज आपने बताई है वो एक्चुअली बहुत ही बड़ी है, लेकिन हाँ, मेरे सवाल का जवाब आपके जवाबों में छिपा हुआ था। भले ही वो सीधा नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि खेल से लेकर हर चीज में राजनीति है। और राजनीति का एक बड़ा कारण जो है वो ये भी है कि सरकार जो है वो कई मामलों में सख्त कदम नहीं उठा पा रही। हम भले ही मोदी जी को कितना मर्जी ताकतवर या बड़ा कैपेबल प्राइम मिनिस्टर समझे, और आपने बिल्कुल सही ना कहा। ना, एक हरमोहन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ज्यादा विजनरी और शानदार प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। कम से कम वित्तीय नीति पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, देश को आगे ले जाने के लिए, दुनिया फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन जहां गलत मामला है वो भी तो मुझे कहना ही पड़ेगा ना। और बात सिर्फ इसकी नहीं, पॉलिटिक्स हो रही है। मेरा कहना है कि खेलों से लेकर, मर्डर से लेकर, रेप से लेकर हर चीज पॉलिटिक्स, घटिया राजनीति। आप बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदुओं के लिए नहीं बोल पाए। आप एक आध लड़की, मतलब अगर किसी मुस्लिम ने बलात्कार किया है, मुस्लिम ने मारा है, तो फिर वो राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो या अखिलेश यादव हो, कोई इनकी जुबान खोलेगी ही नहीं। आप नहीं खोल सकते। सोचे जिन लोगों को रोज यहां से ट्वीट कर रही है प्रियंका गांधी, 5000 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी साफ नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने 1 दर्जन ट्वीट किए गाजा पट्टी के लिए, अभी किया है। गाजा पट्टी आपको नजर आ रही है, आपको कश्मीर नजर नहीं आया, आपको बंगाल नजर नहीं आया, आपको बांग्लादेश नजर नहीं आया, गाजा पट्टी के लिए आपका दिल रो रहा है। तो क्या इसको समझा जाऊंगा? मैं भी वही कह रहा था सर कि असलियत में हम कई कंटेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन जो मेन हिंदू कंटेक्स्ट है अगर उसमें देखें, और जहां पर और कुछ मामलों में मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की चीख पुकार से समझें या मोदी जी खुद क्योंकि प्रधानमंत्री रहे हैं तो वहां से समझे, तो वहां थोड़ा सा दबाव में रहते हैं। और जैसे आपने बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जिस तरीके से 356 नहीं तो 355 ही लगा दो, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लो, जैसे जम्मू कश्मीर में करने जा रहे हैं वैसा बंगाल में भी करके देख लो एक बार। प्रॉब्लम ये है, वहां अगर लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लेते हैं तो इनको डर ये है कि सारा विपक्ष साथ में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहन जी, कभी कभी कि सरकार से ज्यादा तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है, हर मामले को अपने हाथ में ले लेती है। और विपक्ष क्या उनके हाथ में आ जाएगा? देखिए, जिन लोगों को ये मुगालता है कि अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे ममता बनर्जी को, वहां ढेर सारी सहानुभूति मिल जाएगी और वो फिर जीत के आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, एक चुनाव वहां पे करा लीजिए केंद्र के उसमें कंट्रोल में, ममता बनर्जी और उनके गुंडों को अगर आप फ्री रन एक बार खत्म कर दीजिए, सब समझ में आ जाएगा कितनी ताकत है। वो तो चूंकि सरकार उनकी है। और देखिए वहां पे ममता बनर्जी को आप समझिए, मैं तो कलकत्ता बहुत जाके इसको देख रहा हूँ, मैंने तो वामपंथी को रूप में भी देखा था। वहां पे जो कैडर चलता है, तो सब जो कैडर चलता है वो उनका, दे ओन दी स्टेट, दे ओन दी गवर्नमेंट। सरकार उनकी इस कदर है कि पुलिस वालों को उनको सलाम करना पड़ता है, उनको हाजिरी देनी पड़ती है। तो जब ममता आई तो पूरा जो ये लेफ्ट का कैडर था, ये पूरा वहां पे वामपंथी जीरो पे क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि कम्युनिस्टों का जो कैडर था पूरा पूरा ममता की तरफ शिफ्ट हो गया। वही गुंडे, वही मवाली, वही रेपिस्ट, वही अपराधी सब के सब उधर चले गए। बस अंतर इतना आया कि टॉप पे ज्योति बसु या बुद्धदेव भट्टाचार्य नहीं बैठे, अब टॉप पे ममता बैठी है, बाकी लोग वही हैं, वही लोग हैं। और ममता यही राजनीति करके वह ऊपर भी आई। तो मेरा कहने का मतलब है कि साहब वो सरकार जो वहां पे, वो कब्जे की सरकार है। ये 30 साल वामपंथियों ने अपने कब्जे में रखा, आज ममता रखी है अपने कब्जे में। वो कब्जा तोड़ दीजिए, फिर मैं देखता हूं कि साहब किसको कितने वोट मिलते हैं। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया दैट इज अल्टीमेट, और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज की तरफ सरकार ध्यान दे रही है या देगी, कब देगी वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये है अगर देगी तो काफी सारी चीजों को वो इजीली हैंडल कर पाएंगी।
और ये वाला जो जो एक सुझाव है कि भाई कम से कम पुलिस प्रशासन ही अपने हाथ में ले लो, लॉ एंड ऑर्डर ही अपने हाथ में ले लो, बाकी डेवलपमेंट ममता बनर्जी करती है, करती नहीं, एक रहेगी। सुझाव और है हरमोहन जी, एक सुझाव और है। 301 संवैधानिक संशोधन करके 355 356 संविधान से निकाल दो, कम से कम दिल जलना बंद होगा कि साहब है ही नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा, फिर तो काहे का फेडरल स्ट्रक्चर। तो अभी भी कहेगा फेडरल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका भी देखिए दिक्कत है, पहले दिन से आपने नरेंद्र मोदी जब वो मुख्यमंत्री तब से उन पे इतना दबाव बना दिया, इतना दबाव बना दिया कि उनकी पूरी जिंदगी सफाई देती बीत गई, पूरी जिंदगी उनकी सफाई देती बीत गई। जब मुख्यमंत्री थे तब भी, जब प्रधानमंत्री है तब भी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जब उनसे सुप्रीम कोर्ट सफाई ना मांगे, विदेशी मीडिया सफाई ना मांगे, देशी मीडिया सफाई ना मांगे। तो सफाई देते देते आपको मानना पड़ेगा कि वो नरेंद्र मोदी जिनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो एक एटॉमिक पावर पाकिस्तान में जाके घुस के पहली बार बालाकोट स्ट्राइक कराए, वही नरेंद्र मोदी जब अपने घर का मामला आता है तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव आपको नजर आते हैं। उनको लगता है भी ममता बनर्जी की सरकार गिरा दोगे, पूरा विपक्ष जमीन पे लेट जाएगा। इसका भी देखिए आप कारण है, जब आपने साल भर CAA का धरना चलने दिया, जब आपने फार्मर्स का धरना इस तरह, ऐसे नहीं चलता ना। जब आपके यहाँ फार्मर्स का धरना चल रहा था तो जस्टिन ट्रूडो उसको समर्थन दे रहे थे। जब वही किसानों का धरना कनाडा में हुआ तो 2 दिन के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। तो समझिए ना कि आपको भाई पहले बहुमत दिया, फिर 303 सीट दिया, फिर समझ में आया कि साहब नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आपकी सीटें घट गई। बंगाल में आपको पहले 18 सीट मिली, फिर देखा कि साहब आप नहीं खड़े हो रहे, 12 पे आ गए। तो कहीं ना कहीं आपको अग्रेशन, देखिए जिस राजदंड की आप बात करते हैं, सेंगोल 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 क्या है जिसको आपने पार्लियामेंट में स्थापित किया, वो राजदंड है। कल्याण सिंह मुझसे कहते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि जो राजा खुश होने पर पुरस्कार और नाराज होने पर दंड ना दे सके उसे मैं राजा नहीं मानता। तो साहब आप सेंगोल लेके जाते हैं और आपने वहां पे उसको स्थापित किया है, राजदंड, उसका प्रयोग करें, इस्तेमाल करें उसका। सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये बात तो खैर बहुत लंबी जाने वाली है, लेकिन हाँ ये है कि समय की बाध्यता को देखते हुए मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहूंगा कि भाई अल्टीमेटली मैं माफी जो भी, चाहता हूं हरिमोहन जी अगर मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया, पर मुझे ना ना लगता है ना ना बात सिर्फ ना, बलात्कार तक नहीं है, ये बात बात निकल रही है तो फिर दूर तलक जानी थी इसको। और असलियत में अगर यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो स्टेप उठाना भी चाहे, उसकी मंशा भी हो, तो असलियत में अंदर एक डर जो है ना वो बेफालतू का बैठा हुआ है, और इसकी वजह से जो है सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। मेरा ऐसा मानना है, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी समय की बाध्यता को देखते हुए हम इस टॉपिक को यहीं रोकेंगे और ये कहेंगे, हम इस कंक्लूडिंग रिमार्क पे पहुंचे कि भाई कंक्लूजन पे पहुंचे कि देखो भाई सीधी सी बात है, केवल रेप रेप नहीं, असलियत में विपक्ष हर चीज को मुद्दा बना रहा है जो नहीं भी है। चाहे वो ओलंपिक्स का मामला हो गया, डिस्क्वालीफाइड को अब ये कह रहे हैं पंचायत से हम मेडल दिलवा देंगे। भाई पंचायत से ही अगर मेडल लेना था तो ओलंपिक खेलने ही क्यों गए थे, पंचायत से गोल्ड मेडल लेके बैठ जाते। और सारे अगर ड्रामे यही करने थे तो भाई तुम ठीक है यार, तुम ही कर लो, फिर वहां करना ही क्या था। और मैं अभी देख रहा था मनु भाकर जाट है, उसके बाद अगर आप देखेंगे सरबजीत सिंह, वो क्या नाम है, सरजोत सिंह, वो जाट है, उसके बाद सहरावत सहरावत, सारे के सारे अगर जाट हैं तो भैया असलियत में वही जाट क्यों, एक ही क्यों जो कंट्रोवर्शियल है, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि राजनीति को सूट नहीं करता। इसी तरीके से रेप में भी केवल वही रेप हाईलाइट होंगे या बात की जाएगी जो उनकी राजनीति को सूट करेंगे। तो पॉलिटिकल राइचुअसनेस की अगर मतलब पॉलिटिकली करेक्ट होने की अगर सिचुएशन है तो उसमें पॉलिटिकल राइचुअसनेस तो गायब हो जाएगी। लेकिन अब मजबूरी ये है कि भारत का माहौल ही इस तरीके से है कि जो सूट करेगा सिर्फ उस पर बोलेंगे, जो सूट नहीं करेगा वो भाड़ में जाए। खैर सर, आपने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर कंक्लूडिंग रिमार्क हो तो आप दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा हम मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, मैं मानता हूँ हालात खराब हैं, मैं मानता हूँ कि तमाम उम्मीदें जो हमारी सरकार से हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं मानता हूँ कि देखिए विपक्ष का काम है तमाशा करना, वो कर रहे हैं, वो अलग बात है कि विपक्ष अब, विपक्ष भी दो तरह का होता है मोहन जी। जो इंदिरा, जैसे कांग्रेस में अगर आप देख लें तो नेहरू हो, इंदिरा हो और राजीव हो, इन तीनों की नीतियों से मैं असहमत हूँ। पर सोनिया हो, राहुल हो, प्रियंका हो, इनकी नीयत पे मुझे शक है। तो जहां
राजीव तक बात नीति की थी, राजीव के बाद गांधी परिवार की नीयत ही संदिग्ध है। अरमान जी। आज गांधी परिवार की नीयत संदिग्ध है। इसी कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ हम डिस्कशन यहीं रोकेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक शब्द में छिपे हुए हैं, नियत। और आगे देखते हैं कितना और हम इन्हें एक्सपोज कर पाएंगे। सर, आज आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपने बुलाया, आपका बहुत आभार है अरमान जी। थैंक यू। मेरे चैनल ज्योतिर्मय और अनुपम जी के चैनल घूमता आईना, दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से, हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।